हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत ही ज़्यादा शुभ संध्या। आ जाएं आप लोग फटाफट, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, आप आ जाएं। सभी लोग फटाफट आ जाइए। ओके, मैं भी देखूँ आप लोग कौन कौन लोग कनेक्ट हो चुके हैं। सो जस्ट लेट मी हैव अ लुक। ओके गाइस, हाय पूनम धुरंधर एंड हाउ आर यू? आई एम फाइन। पूजा, आई एम पूजा न्यू स्टूडेंट। ओके पूजा। परबत सिंह राठौड़, राकेश कुमार यादव, हाय एवरीवन गाइस। फटाफट कनेक्ट हो जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फटाफट कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि आप ही के लिए ये प्रोग्राम है। इट्स ऑल फॉर यू गाइस, ठीक है? तो चलिए, हम लोग को जो बात करना होता है, अभी रात के 9 बजे हम लोग 7th क्लास है हमारी है। ऑलमोस्ट अभी तक हम लोगों ने 25 to 30 टॉपिक्स कर लिए हैं कवर। 25 to 30 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अभी मैं 3 से 4 दिन और इस क्लासेस को लूंगा, ताकि आपका एग्जॉस्टिवली जो भी मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स के अंतर्गत 2020 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स है, उन सभी को मैं कवर कर लूंगा, ठीक है ना? सो वी डिड ऑलमोस्ट 25 to 30 टॉपिक्स, राइट? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसको जरूर देख के जाइएगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाइएगा, बिकॉज स्टिल यू हैव टाइम इन दिस मोमेंट, ठीक है? क्योंकि अभी का जो समय है, इसमें रश आवर आ गया कि जितना भी आपको पढ़ना है ना, उतना मैक्सिमम पढ़िए। पढ़ने का मतलब कि कुछ नई चीजों को मत पढ़िए, जस्ट रिवाइज मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है? एंड थोड़ा सा अभी अपना जो है ना, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। जो भी आपकी टाइमिंग्स है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा सा। और जो कुछ भी आप आवर्स पढ़ाई करते हैं ना, जितना भी आपका डेडिकेटेड आवर्स है, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है? ताकि कुछ भी चीजें छूटे ना, क्योंकि अभी मैं समझ पा रहा हूँ आपके ऊपर कितना ट्रेमेंडस प्रेशर आ रहा होगा, ट्रेमेंडस प्रेशर होगा। सो उस प्रेशर को मैनेज करना सीख लीजिए। प्रेशर को मैनेज करके एग्जामिनेशन जाएंगे, यकीन मानिए मेरी तरफ से, दिस इज माई वर्ड टू यू, कि कम से कम 5 सवाल आपके जरूर सही होंगे। लेकिन अगर आप प्रेशराइज होकर गए, अगर अंडर प्रेशर गए, तो 5 सवाल निश्चित तौर पे आप गलत करके आएंगे जो आपको आता होगा। सो आप देखिए कि कम से कम 10 क्वेश्चन का फर्क होने वाला है। अगर आपने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया, अभी समय जो स्ट्रेस हो रहा होगा उसको अगर आपने मैनेज करना सीख लिया, आप ये बस अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए कि नहीं, आई कैन डू इट। ये आप ही का होगा, क्योंकि मैंने साल भर पढ़ाई करी है, मैंने 1.5 साल पढ़ाई करी है, एंड आई एम गोइंग टू क्रैक इट। सो जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, इन योर प्रिपरेशन, ठीक है? और बस अभी काम जो करना है वो ये है कि आपका मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। वॉट एवर यू रेड, दैट यू रेड, ठीक है ना? अब बस उसका रिवीजन एंड रिवीजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? तो चलिए आइए हम लोग बात करेंगे मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट गाइज? चलिए अभी आइए, इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। 10 years of experience, 10 plus in fact, 10 more than 10 years of experience in teaching Indian polity, governance, IR, history, art and culture and the current affairs, ठीक है? Planner and strategist, mock interview panelist and mentor more than 50,000 plus students I have mentored so far, ठीक है? अब एक चीज और मैं बता दूं कि आपका जो ये करंट अफेयर्स का है ना, ये करंट अफेयर्स के लिए भी मैं मॉर्निंग में क्लासेस ले रहा हूं आप लोगों के लिए, फोकस के नाम से, जो कि एट 10:15 होता है। कल भी आपकी 10:15 पे क्लास होने वाली है। और इसके अंदर हम लोग जो कवर करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी एंड ऑफ कोर्स डीडी न्यूज। इतनी सारी चीजों को मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है? सो ऑल इंडिया रेडियो, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी एंड डीडी न्यूज। सो करंट अफेयर्स आई एम डूइंग दिस, राइट? सो आई एम गुड प्लानर, स्ट्रेटेजिस्ट and mock interview panelist भी रहा हूं, and mentor more than 60,000 in fact students now, it is 50,000 only, right? So वंदे मातरम, जय हिंद to our national flag, ठीक है? चलिए आगे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। देखिए, जूनियर बीट की क्लासेस कल सुबह 8:30 बजे, कल सुबह 8:30 बजे अनअकैडमी के ऐप पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जूनियर बीट को स्टार्ट करने वाले हैं, फिर से करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा जूनियर बीट का, ये हम लोग बात करें। इस सेशन में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पॉलिटी की, जैसे कि वो डीडी वासु की किताब हो, डीडी वासु हो, ठीक है ना? सुभाष कश्यप सर की किताब हो, एम लक्ष्मीकांत सर की किताब हो, ठीक है? या आपके पास PM बक्सी सर की किताब हो, या पांडे सर की किताब हो। इन सभी का क्रक्स आपके सामने अभी आपको मिलने वाला है वो जूनियर बीट के प्रोग्राम में। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस कोर्स इवन, दिस सेशन इवन, दैट इज ऑन अनअकैडमी ऐप। फॉलो माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी ऐप,
आई एम सॉरी, थोड़ा सा कफिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम आ जा रही है। सो अनअकैडमी का जो ऐप है वो आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी जरूरत हो, अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं, इफ एनी पॉसिबल वे, तो डोंट फॉरगेट टू राइट मी इन द चैट बॉक्स। आप मुझे वहां लिखें, डेफिनेटली आई विल रेस्पॉन्ड यू बैक। ठीक है, डेफिनेटली आई विल रेस्पॉन्ड यू बैक, प्रोवाइडेड दैट शुड बी अ लॉजिकल क्वेश्चन, दैट शुड बी अ रेलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 8:30 पे हम लोग कल बात करने वाले हैं जूनियर बीट मॉर्निंग में, राइट? मॉर्निंग में बात करेंगे। एंड ये वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास अभी अपनी किस पे हुई है? प्लस पे। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी, पावन 10 का कोड यूज करके, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, ग्रेजुअली हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं अनअकैडमी की प्लस के प्लेटफॉर्म पे। हमने पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर कर लिया है, आर्ट एंड कल्चर कर लिया है हमने। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा का पूरा कवर कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री आई डेड, ठीक है ना। देन हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पोर्शन किया है, अभी हाफ ऑफ द पोर्शन इज लेफ्ट आउट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हमने पॉलिटी भी करा है, पीटी के लिए और मेंस के लिए, पीटी और मेंस दोनों के लिए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक बैच आने वाला है, वो पीटी कम मेंस का होगा, एक्सक्लूसिव बैच होने वाला है पॉलिटी का, बट दैट वुड बी इन अ बैच कोर्स। ये पूरा का पूरा एक बैच कोर्स में होने वाला है। तो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए बैच कोर्स लेकर के आ रहा हूं फॉर एंटायर सिलेबस ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, जहां आई विल बी टेकिंग यू फॉर द एंटायर पॉलिटी विद ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट, जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उन सारे के साथ। सो यू कैन ज्वाइन मी on Unacademy Plus with this code PAVAN10, ठीक है ना। You will get 10% discount and of course you will get my guidance, my mentorship if you are coming through this code, right guys? So what is the benefit of Unacademy platform और subscription platform? आपको ये मालूम होगा कि सारी क्लासेस यहाँ पे क्या मिलती हैं, लाइव होती हैं। ठीक है, लाइव होती हैं, आपके पास डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज होता है, क्विजेस होते हैं, ठीक है ना। ये तमाम चीजें यहाँ पे आपके पास होती हैं। सो यू कैन ज्वाइन मी on Unacademy Plus by using my code PAVAN10. So don't forget that PAVAN10 is my code, right? So this is my code PAVAN10. You can use this code PAVAN10, right? So चलिए आज ये प्राइस हाइक होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है। I was expecting on the Sundays midnight, but still you are lucky कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, you can take this subscription. PAVAN10 का कोड आपको यूज करना है and you will get 10% डिस्काउंट। अगर प्राइस हाइक हो गया तो मैं मान के चल रहा हूं कि 20 से 25 हजार रुपए का कम से कम फर्क आने वाला है। ये इतना मेरा फीलिंग है, इट माइट बी 15 और 20, बट समवेयर अराउंड यू विल गेट दिस मच। ठीक है, हाइक तो मिलेगा ही मिलेगा। सो चलिए आ जाइए, आज का पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मूल ढांचे के बारे में हम लोग बात करेंगे और आप ये जानते हैं कि दैट इज इंपॉर्टेंट वन, और आप में से कई लोग इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत दिल से इसको पढ़ा रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। What exactly basic structure is, why it is important to read about it। ठीक है, आप ये जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अभी हाल में एक रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि केशवानंदा भारती केस, आप ये जानते होंगे केशवानंदा भारती केस के बारे में, 1973 का केस था। अभी तक का सबसे बड़ा संवैधानिक जो बेंच है, जो पीठ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रहा है, वो है केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती वॉज अ सागा, ठीक है, वो एक संत थे केरला के इडनीर मठ के, ठीक है, और इन्होंने ही केस एक फाइल किया था राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के, इडनीर मठ को लेकर के। तो मैं अभी पूरे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं इसके ऊपर। अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, आप उसको वॉच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो अभी उनका जो स्वामी केशवानंदा भारती जी थे, इनका अभी डेथ हो गया है, तो इसलिए फिर से इंपॉर्टेंट हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर का मुद्दा आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा भी बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारे मसले अप्रैल के महीने में भी रहे हैं 2020 में, तो मुझे लगता है इस बार की बेसिक स्ट्रक्चर से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्या है उसका फंडामेंटल, क्या है, क्या बेसिस है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड व्हाट आर बेसिक स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शायद आपको मालूम होगा, मैं बताना शुरू करता हूं, ज्यादा मुझे इसमें डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं और आपको बहुत तबीयत से मैंने पढ़ा रखा है, तो डेफिनेटली आप इजीली चीजों को समझ पाएंगे। देखिए, संविधान के लागू होने के बाद ही, जस्ट आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इन ईयर 1950, वर्ष 1950 में जैसे ही संविधान लागू हुआ, उसके बाद ही संविधान को लेकर के, संविधान के कई प्रावधानों को लेकर, खास करके मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, विच वाज अ फंडामेंटल राइट एट दैट टाइम। तो इसको लेकर बहुत सारे विवाद आने शुरू हो गए, और इस फंडामेंटल राइट का जो मसला है, वो विवाद से लेकर के वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय तक पहुंच गया। शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो भी पार्लियामेंट कर रही थी फंडामेंटल राइट्स को लेकर के या संविधान में किसी प्रकार के अमेंडमेंट को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हो रही थी। उसके पीछे का वजह यह था कि आपको यह मालूम होगा कि उस समय 1950 में जब आपका संविधान लागू हुआ था, और आप जानते हैं कि हमारे यहां पहली सरकार बनी थी 1952 में,
निर्वाचित सरकार, जो हमारे स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सरकार थी, वो 1952 में बनी थी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, और फिर हमारे यहां सरकार बनती है। तो इस समय जो भी सरकार में जो लोग थे, जिनके हाथों में नेतृत्व था, ये वो लोग थे जिन्होंने देश की आजादी दिलवाई, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने बलिदान दिया। तो ये वो लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान दिया अपना, ठीक है। उनके हाथों में देश की बागडोर थी, तो उनकी भावनाओं का आदर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी कुछ भी बोला नहीं। लेकिन 1965 के बाद से आप देखेंगे, जब आपके यहां 65 के बाद से, गोरखनाथ केस के बाद से, सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी और जो विधायिका है यानी कि पार्लियामेंट, इन दोनों के बीच में विवाद आना शुरू हो गया। और विवाद का जो कारण था, जो सबसे बड़ा कारण था, वो संविधान के संशोधन को लेकर के था, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेकर के था। इसलिए बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि इस समय ये जो है सो पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट्स किए गए, संविधान संशोधन किए गए, जिसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। और इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी के समय में आपने ये देखा होगा कि पार्लियामेंट की पूरी तरीके से सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करके संविधान को पुनः लिखने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ऐसे कई प्रावधान कर दिए गए थे। नतीजा यह होता है कि जुडिशरी, न्यायपालिका सामने आती है, और न्यायपालिका सामने आकर के जो भी संवैधानिक संशोधन किए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा, जो संविधान की सर्वोच्चता को क्षति पहुंचा रहे थे, जो कि आपके सुप्रीमेसी को, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट कर रहे थे, उन सबों को काउंटर करते हुए उसने क्या किया, उन सभी को निरस्त करने के आदेश जारी किए। नतीजा यह होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो पार्लियामेंट है, वो दोनों के दोनों आमने सामने आने शुरू हो गए, यानी कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टसल आना शुरू हो गया। और ये जो टसल है, उसके ऊपर बहुत हद तक विराम लगाया गया। कहां पर? तो गया केशवानंद भारती केस में 1973 में। इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद के पास निश्चित तौर पर अधिकार है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में कोई भी बदलाव कर सकती है। सो इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इन केशवानंद भारती केस, बट इट डजंट मीन कि दिस राइट इज अनलिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यह जो अधिकार है संशोधन करने का संसद के पास संविधान में, वो असीमित अधिकार नहीं है। और ये जो जब ये बोला कि असीमित अधिकार नहीं है, तो इसी के ऊपर राइडर लगाने के लिए, इसी के ऊपर एक तरीका रोक लगाने के लिए, इसी मामले में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना को विकसित किया। इन द वेरी केस सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहीं से आपके यहां जो है आप देखेंगे कि जो अवधारणाएं है संविधान के मूल ढांचे की, वो इसी केस में विकसित होती है, इसी केस में जो है डेवलप होती है। आई होप कि यू मस्ट बी क्लियर विद दिस, ठीक है। सो सभी लोग समझ पा रहे होंगे, सभी लोग। सो देखिए, इन केस ऑफ केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवायोलेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका वायलेशन नहीं हो सकता, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि जो है, जो संविधान का जो मूल ढांचा है, उसके साथ पार्लियामेंट कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, इसका वायलेशन नहीं हो सकता, और ना ही इट कैन बी अमेंडेड, ना ही इसमें कोई भी संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये आपने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर था वो डेवलप किया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये इनवायोलेबल है और नॉट टू बी अमेंडेड है। ठीक है, इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं? फटाफट मुझे प्लीज बताइए गाइज। सो फटाफट एवरीवन जस्ट लेट मी नो। सभी लोग मुझे प्लीज बताएं, चीजें समझ में आ रही हैं? यार कहां हैं आप लोग? लाइक और शेयर तो करना बनता है। नो लाइक्स नो शेयर्स। हाँ, वेयर आर यू गाइज? सो जितने भी लोग हैं जो मेरे दिल के करीब हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्लीज आप लोग प्रकट हो जाएं, विजिबल हो जाइए, ताकि मेरा भी साहस थोड़ा सा बना रहे, मैं भी थोड़ा चौड़ा फील करूं, ठीक है ना, और आपके लिए काम बड़े तसल्ली से मैं करता रहूं। ठीक है, सो सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? पक्का वाला? प्लीज यार सेशन को लाइक और शेयर तो करना बनता है यार, ठीक है ना? बनता है या नहीं बनता है? जस्ट टेल मी। सेशन को शेयर भी तो करना चाहिए ना यार। यस कौशल, यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, ओके। सो फटाफट यार क्लास को प्लीज शेयर किया कीजिए। क्या ये मैं मानूं कि आप इतने ही लोग हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार? क्या मैं यही मानूं कि इतने ही लोगों का विश्वास आपको अपने पवन सर के ऊपर है? क्या मैं यही मानूं
कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं ये यही वो गंभीर छात्र हैं या इसके अलावा भी कोई है? सो प्लीज फटाफट जुड़ जाइए। मैं चाहता हूं आप सभी लोगों का रिजल्ट हो और इसलिए मैं हमेशा कुछ नई चीजों को करने की कोशिश करता हूं जो हो सकता थोड़ा सा घिसा पिटा हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं आपसे कैसे खुशी खुशी बात करूं। ओके, सो चलिए आ जाइए, फटाफट आ जाइए सभी लोग, पक्का वाला सर्स एंड मैम्स आ जाइए। चलिए सो प्लीज फटाफट यार क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। और आप लोगों ने मेरी कल बात नहीं मानी और आप लोगों ने कमेंट्स, मात्र 9 कमेंट्स थे आउट ऑफ 70 स्टूडेंट्स में से, मात्र 9 कमेंट्स थे। चलिए आ जाइए, आगे हम लोग बात करते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट अंडर आर्टिकल 368 which provides parliament amending powers something must remain of the original constitution। so ये बोला गया है कि of course, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। पार्लियामेंट कैन डू इट, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, लेकिन हमारे पास जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूल संविधान है, इसकी कुछ बातें हमारे पास निश्चित तौर पर होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, ठीक है ना, उसका स्वरूप बना हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा संविधान पूरी तरीके से बदल दिया जाए और एक नए संविधान का निर्माण कर दिया जाए। इसलिए जरूरी है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत एक राइडर लगाया जाए, एक कैप लगाया जाए। इसका मतलब यह है कि संविधान को पूरी तरीके से बदल करके एक नया संविधान ना लिखा जाए। एक जो संविधान लिखने की जो कवायद हो रही थी, अभी एक नए संविधान का निर्माण का जो चेष्टा किया जा रहा था 1960s और 70s के डिकेड में, इसके ऊपर विराम लगाने की कोशिश किया गया। किसके द्वारा? केशवानंद भारती केस के द्वारा। केस के द्वारा जब यह राइडर लगा दिया गया, किस चीज का? तो बेसिक स्ट्रक्चर का, कि यानी कि संविधान में कहीं भी कोई भी संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे के साथ कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। हाउएवर, कोर्ट डिड नॉट डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पर एक चीज और भी आपको है, जो गौरतलब यह बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि न्यायपालिका ने इस बात को डिफाइन नहीं किया कि होता क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या होता है, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। इट इज नॉट डिफाइंड बाय द जुडिशरी, did not define the basic structure of the constitution but only listed, बल्कि केवल और केवल इसकी एक छोटी सी सूची बना करके दे दिया। only listed a few principles like federalism, like secularism, like democracy, etc. being the basic structure of the constitution। यानी इसमें ये इतनी बातें कही गई कि जो हमारे पास संघवाद है, जो पंथ निरपेक्ष है, जो लोकतंत्र है, ये क्या है? there are certain lists, सर्टेन सब्जेक्ट्स जो कि इस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत। सो इसका मतलब क्या? केवल लिस्ट बना के दिया गया, बट ये नहीं बताया गया कि एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली बेसिक स्ट्रक्चर इज। सो इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट फुल एंड फाइनल लैटर, बल्कि इसमें क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो लिस्ट बनाया गया है, ये ग्रेजुअली इसमें इजाफा होता रहेगा। जब जब भी कोई मामला न्यायपालिका के पास आएगा, जब कभी भी संविधान में कभी ऐसा लगेगा कि संविधान को संशोधन करने की जरूरत की गई है और इसे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सामने आकर बताएगी कि नहीं, कि ये जो प्रोविजंस हैं ये भी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, रादर इट इज एवर ग्रोइंग, ठीक है ना। ये हमेशा बढ़ने वाला ये आपके पास लिस्ट है। नेक्स्ट आइए, since Keshwananda Bharati case, the court has been adding new features to the constitution। Since Keshwananda Bharati case, यानी कि इसके बाद देखेंगे क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा कुछ नए नए प्रोविजंस को, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत ऐड करते हुए चलती है। इट इंक्लूड्स व्हाट, यानी कि अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है सर्स एंड मैम्स, इसको भी समझ लेते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके लिस्ट में क्या क्या है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसको यहां पे मैं डाल दे रहा हूं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, वन, दिस इज योर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कानून का शासन, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का पृथक्करण। संघवाद, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म, दैट इज कॉल्ड पंथ निरपेक्ष। सॉवरेन, दैट इज कॉल्ड संप्रभुता और प्रभुता संपन्न। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दैट इज कॉल्ड लोकतांत्रिक गणराज्य। द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय प्रणाली। और जो आपके पास द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने का सिद्धांत। आप देखेंगे कि वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई प्रावधान हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा में शामिल किए गए हैं, कि लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया, परिभाषा नहीं कहूंगा बल्कि लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया है। सो इट इज एवर ग्रोइंग, ठीक है ना, ये हमेशा बढ़ने वाला जो है वो कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर। राइट सर्स एंड मैम्स, नेक्स्ट आ जाइए।
अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरा ई तथा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट जो हमें बात करना है वो स्पेशल राइट्स गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि इस दफे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा कि वेल्लोर मेडिकल कॉलेज जो वीएमसी है, आप लोग जानते भी होंगे, जिन लोगों ने कभी मेडिकल को एस्पायर किया होगा उनका भी एक सपना रहा होगा कि वीएमसी जाएं, वेल्लोर मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अवेलेबल इन इंडिया बट इट इज रन बाय द माइनॉरिटीज। ठीक है, तो अभी एक रूलिंग आई थी, उसमें ये कहा गया था नीट, जो नीट आप जानते हैं कि एक यूनिवर्सल बॉडी है इंडिया में कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। तो वेल्लोर मेडिकल कॉलेज ने यह बात कही कि इसकी तरफ से पिटीशन दायर किया गया कि नीट के अंतर्गत कोई भी एग्जामिनेशन वीएमसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आर्टिकल 30 के अंतर्गत यह राइट दिया गया है कि अपने संस्थाओं का, अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का वो प्रशासन और प्रबंधन अपने तरीके से करे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास जब प्ली आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन करते हुए यह बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अगर यह राइट दिया गया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को कि अपने शैक्षणिक संस्थाओं का प्रशासन और प्रबंधन करे, और अगर वो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज अगर करता है, ठीक है ना, अगर ट्रांसपेरेंसी अगर मेंटेन नहीं करता है, तो स्टेट के पास ये पूरा राइट है कि उसके लिए क्या करे, उसके लिए प्रोविजन करे। ठीक है, इस वजह से आर्टिकल 31 आपके लिए, यानी कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि MEI, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर योर प्रीलिम्स 2020 दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 4th of October। इज इट ओके सर्स एंड मैम्स? चलिए आ जाइए, फटाफट सब लोग समझ पा रही है। सो स्पेशल राइट्स गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो पहले हम देखते हैं कि जो MEI है, दिस इज कॉल्ड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए क्या विशेष प्रावधान संविधान में किए गए। फर्स्ट हैव अ लुक ऑन दैट। पहले इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द प्रोविजंस दैट हैज बीन मेड फॉर MEI, दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट सर्स एंड मैम्स? देखिए क्या है सर, आर्टिकल 31 व्हाट इट सेज, ये क्या कहता है? आर्टिकल 30(1) कहता क्या है? 31 व्हाट इट सेज, ये कहता है क्या? इट रिकॉग्नाइजेस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। आपको ये पता है कि मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है कि भारत में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों को पहचाना गया है। एक है भाषा के आधार पर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और दूसरा है आपके पास धर्म के आधार पर, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है, सो दीज माइनॉरिटीज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। ठीक है, सो यही दो आधार हैं। ठीक है ना, इसका मतलब यह हो गया कि किसी अन्य आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो आपका रेस हो, एटसेट्रा, किसी आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो माइनॉरिटी के लिए हमारे पास केवल और केवल दो आधार हैं, एंड दीज आधार आर व्हाट? लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। इट रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो स्थापित करेगा, एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन इफेक्ट recognizing the role educational institution play in preserving distinct culture। ये इसलिए दिया गया है, इनके पास ये अधिकार दिया गया है कि अपने शैक्षणिक संस्थाओं का को वो क्या करें, शासन वो प्रबंधन और प्रशासन करें, ताकि उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर है वो प्रिजर्व रहे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द मोटिव बिहाइंड दिस। नेक्स्ट पॉइंट यहां है, अ मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बट यानी इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी, यानी कि जो मेजॉरिटी है, यानी कि अदर देन जो माइनॉरिटी पीपल है, दे हैव ऑल द राइट्स टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बट दे विल नॉट एंजॉय स्पेशल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 31A, दैट इज स्पेसिफिकली मेन टॉक्स अबाउट द माइनॉरिटीज दैट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन। सो मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑल्सो हैव द राइट to run, establish and run their educational institution, but they will not enjoy special rights as minorities enjoy under the provisions of article 31A, right? तो चलिए आ जाइए, अब आए हम लोग बात करते हैं special rights enjoyed by religious minorities. So what are the special rights available to the religious minority? If I talk in this context, अगर मैं इस संदर्भ में बात करूं तो क्या वो विशेषाधिकार हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को या जो संस्थाएं हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास अवेलेबल है? व्हाट आर दोज स्पेसिफिक राइट्स अवेलेबल टू रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, उनको वो कौन से स्पेशल राइट्स अवेलेबल हैं? तो पहला वन है, ये देख लेते हैं, जो अभी हमने जिक्र किया, आर्टिकल 31A,
minority educational institutions enjoy right to education as a fundamental right. As a fundamental right. Enjoy right to education as a fundamental right. Fundamental right. ठीक है. So इनके पास ये दिया गया है कि enjoy right of education as a fundamental right. एक तो है कि इसमें fundamental right के रूप में recognize किया गया है. You know it well. 12 से लेकर 35 तक. दूसरा क्या है? In case the property is taken over by a state, due compensation to be provided to establish institutions elsewhere. आपको ये मालूम होगा कि अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, अगर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर राज्य सरकार के द्वारा यानी सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर उसको लिया गया है, ठीक है, ओवर हुआ है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी? उसको कॉम्पनसेट करेगी. उसे क्या करेगी? कॉम्पनसेट करेगी. उसके लिए उसे हर्जाना देगी कि कहीं और वो क्या करे? अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर पाए. ठीक है ना. सो दिस इज द प्रोविजन दैट इज मेंशन्ड राइट हियर. इसका देखें दूसरा आर्टिकल हमारे पास है आर्टिकल 15.5. अब जानते हैं वंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है. इसी के अंदर एक आर्टिकल आपके पास आर्टिकल 15.5. इसमें यह कहा गया माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कंसीडर फॉर रिजर्वेशन. इसमें यह कहा गया है कि कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं, तो इसमें जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी होगी, जो आप जानते हैं रिजर्वेशन जो बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, SC ST के लिए होता है, दैट वोंट बी एप्लीकेबल टू दीज इंस्टीट्यूशंस. सो इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ आउट ऑफ दैट. ठीक है. सो MEA, इसमें कोई भी प्रकार का रिजर्वेशन जो होता है जो बैकवर्ड कम्युनिटी को दिया जाता है, दैट वोंट बी एप्लीकेबल टू देम. ठीक है. सो हो गया. ओके. सो सभी लोग मेरी बात, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? सो फटाफट मुझे प्लीज बताइए. एवरीवन जस्ट लेट मी नो. सो सभी लोग समझ पा रहे हैं मुझे? इज इट ओके सर्स एंड मैम्स? एक बार फटाफट जरा जय हिंद कर दीजिए. हाथ उठाइए कि यस सर समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, आई एम लुकिंग एट यू. मेरा उद्देश्य क्या है? आपको अंडरस्टैंड करवाना. एंड यार आप लोगों ने तो कमाल कर दिया. कमाल ही क्या, आपने तो धमाल कर दिया. धमाल ही क्या कि आपने तो संख्या ही पूरा का पूरा समझ पा रहे ना. फटाफट फटाफट. ओके. ऑल क्लियर, ऑल क्लियर. ओके. ओके सर्स एंड मैम्स. ओके. ओके सर. सो प्लीज जितने भी लोग इनविजिबल हैं प्लीज विजिबल रहें. कृपया आप विजिबल रहें. ऐसे ना करें. ओके सर. कौशल एक वक्ता क्या चाहे श्रोता. जय हिंद. अरे ये तो दिल जीतने वाली बात थी. कौशल है इसकी. वक्ता क्या चाहे श्रोता. ठीक है ना. सो ये श्रोता चाहिए होता. ठीक है. सो ये देखा आपने कि मैं ये बात कर रहा. दूसरा कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसमें जो आप देखें किसी भी संस्थान में होता है, मैंने आप लोगों को बता भी रखा है कि रिजर्वेशन दिया गया है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, चाहे वो IIT हो, चाहे वो IIM हो, कुछ भी हो, इसके अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है. लेकिन जो भी कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें ना तो OBC का सिस्टम चलता है, ना SC ना ST, इन सबों को कोई भी रिजर्वेशन देने की बात नहीं की गई. इसका मतलब क्या है कि इसके लिए प्रोटेक्शन दिया गया है, ये अवेलेबल है. ठीक है. चलिए सर. सो इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं? ओके. नेक्स्ट आ जाइए. इन केस द प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय द स्टेट. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. गुड वन. सो ये भी हो गया. चलिए अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है. अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट, आप जानते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आपके पास है. RTE, राइट टू एजुकेशनल एक्ट. माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडमिशन टू चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स. आप ये मालूम है कि आपके पास जो भी
जो चिल्ड्रन हैं जो कि पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 25% जो है रिजर्वेशन रखा गया है, इनरोलमेंट को रिजर्व रखा गया है किसी भी स्कूल वगैरह में। लेकिन माइनॉरिटी को इसके दायरे से भी बाहर रखा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अगर उनके शैक्षणिक संस्थाओं में अगर कोई बच्चा जाता है जो अदर देन माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो उसको 25% रिजर्वेशन दिया जाए, इससे मुक्त रखा गया है। दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ एनरोलमेंट रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट भी आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई बिलीव it would be very clear to all of you, right guys and ma'ams? ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये पक्का वाला? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, एक है आपके पास केस 1992 का सेंट स्टीफेंस वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग करी थी। क्या दिया था? वो ये दिया था कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन हैव 50% सीट्स रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है ना, ये किस केस में कहा गया था? सेंट स्टीफेंस वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस 1992। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी होगा MEI यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें 50% जो सीट्स होंगी ना वो रिजर्व्ड होंगे किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए, केवल माइनॉरिटीज के लिए। एक और केस है आपके पास TM Pai एंड अदर्स वर्सेस केस ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2002 case. Supreme Court ruled that minority educational institutions can have separate admission process, which is fair, transparent and merit based. They can also have separate fee structures but should not charge capitation fee. तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास एक अलग प्रक्रिया होगी पूरा का पूरा एडमिशन का, which is fair, transparent and merit based. They can have also fee structures, different fee structures, but cannot charge any kind of capitation, etc. So that is even the judgment given or ruling given in TM Pai case, another case in 2002. So again, this is an important one, right, sirs and ma'ams? Okay, sirs and ma'ams? Okay. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड वन, रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रेस्पेक्ट टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में बात कर रहा था अभी। आई वाज टॉकिंग अबाउट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज कॉल्ड नीट, फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज डज नॉट वायलेट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैं कह रहा था कि नीट जो है वो पूरे इंडिया में एक यूनिवर्सल रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मेडिकल कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, यानी कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी, मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी अगर नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है तो कहीं से भी आर्टिकल 31A के अंतर्गत जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो राइट दिया गया है वो वायलेट नहीं होता है, सर्स एंड मैम्स। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं सर? चलिए, द रूलिंग केम इन रिस्पॉन्स टू पिटिशंस फाइल्ड इन 2012 by Christian Medical College, that is CMC Vellore, ठीक है ना, and others challenging the notification for NEET issued by Medical Council of India and Dental Council। ठीक है, सो इसी के आलोक में जब इसने ये कॉलेज ने क्या किया था, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ने CMC ने ये क्या किया था, जब पिटिशन दायर किया था कि दैट इज द नीट शुड नॉट कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन इन दिस कॉलेजेस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट राइट, क्योंकि यहां आपका कहीं भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। और उसके लिए बेसिस दिया उन्होंने मेरिट, टैलेंट और ट्रांसपेरेंसी को, सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट। क्या कहता कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं जो आर्टिकल 91G के अंदर कवर्ड हैं और 30 के अंदर मस्ट बी रेड विथ, ये मस्ट बी रेड विथ, have a look on this phrase, must be read with article 25, 26 and 29(1) that do not come in the way of securing transparency and recognition of merits in matter of admissions that I talked about you। ठीक है, जो इसके बारे में मैं बात कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें स्पष्ट होंगी आप लोगों के सामने, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो फटाफट मुझे प्लीज बताइए। चलिए आ जाइए सर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, आ जाइए सर। स्टेट हैज द राइट
टू फ्रेम रेगुलेटरी रिजीम, यानी कि जो सरकार है उसके पास ये अधिकार है कि रेगुलेटरी रिजीम को वो क्रिएट करे फॉर एडेड एंड अनएडेड माइनॉरिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस as mandated by the constitution, जिसे अधिकार दिया है किसने, संविधान ने। there cannot be any other examination for admitting students, ठीक है ना, यहां पर कोई दूसरा एग्जाम नहीं हो सकता। there cannot be not be any other examination for admitting students, right? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यूनिफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइज द टेस्ट ऑफ प्रोफेशनैलिटी इज रीजनेबल, ठीक है। सो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये बात साफ कही गई है कि स्टेट हैज ऑल द राइट टू रेगुलेट द एडेड एंड अनएडेड माइनॉरिटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस as mandated by constitution itself. There cannot be any other examination for admitting or taking students in these colleges, ठीक है। ये केवल इसके लिए नीट का ही एग्जामिनेशन होगा, that will be here, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नाउ नीट क्या है? इट्स अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट इज लार्जर इन नेशनल इंटरेस्ट। सो नीट इज व्हाट? ये एक प्रकार का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में है। अगर आपने द हिंदू पढ़ा होगा तो पूरा आर्टिकल ये आया हुआ था, हिंदू का आर्टिकल से ही एक्सट्रैक्ट से ये लिया गया है। इट इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल ऑफ द हिंदू। NEET as regulatory mechanism is no way interfere with the rights to administration in the institution by the religious or linguistic minority. ये बातें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बता ही दी है पहले, बस लाइन में पढ़ दे रहा हूं क्योंकि सबों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। Besides regulating academics and imposing reasonable restrictions to ensure educational standards are in national and public interest. Right guys? तो चलिए फटाफट इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली, बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम लोग थर्ड आर्टिकल बात करते हैं, ठीक है ना। 2 आर्टिकल आज का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, थर्ड आर्टिकल देखें, ये भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाए सर। एक है आर्टिकल 164, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। आर्टिकल 171, ठीक है। एंड देन है आपके पास आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 151A, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी को मालूम है? क्या हुआ? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सीएम उद्धव ठाकरे जी, ठीक है ना। आप जानते हैं उद्धव ठाकरे जी दरअसल क्या नवंबर 2019 में नवंबर 19, मैं बता दूं आपको, थोड़ा केस समझा दूं क्या मसला क्या है, फिर इसको ब्रीफ करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिटेल करते हैं। नॉट अभी ब्रीफ कर दूं, इसको डिटेल में बात करते हैं। तो जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे जी, नवंबर 2019 में महाराष्ट्र के सीएम बने। हालात ये था कि वो किसी भी सदन से जीत नहीं पाए थे, लोग विधानसभा का चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद भी हमारे यहां संवैधानिक प्रावधान है, आपको मालूम है, अभी चर्चा करेंगे इन आर्टिकल्स के बीच में, जहां यह बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे हुए, यानी कि जो नॉन लेजिस्लेटर है, वो भी 6 महीने तक क्या हो सकता है, मंत्री पद पे रह सकता है। ही कैन एंजॉय ऑफिस ऑफ अ मिनिस्ट्री फॉर 6 months, 6 महीने के लिए वो मंत्री रह सकता है, ठीक है। तो विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे जी शिवसेना प्रमुख होने के नाते उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में आसीन किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो डेट था, अगर ये नवंबर की बात करें तो लास्ट नवंबर में ये बात हुई थी और अभी उनका मई 27 को ये जो कार्यकाल था वो समाप्त होने का था। लेकिन इसी वक्त आप देखेंगे क्या कि हमारे यहाँ ये जो मई 27 2020 की बात हो रही है, 2020 की बात हो रही है, ये वो दौर है जब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कोरोना जो है वो अपने पीक पर है। पार्टी पॉलिटिक्स भी होता है, खैर हमें पार्टी पॉलिटिक्स में चलना नहीं चाहिए। और आपने देखा है केंद्र राज्य संबंधों में, अगर केंद्र में भिन्न सरकार होती है, राज्य में भिन्न सरकारें होती हैं, तो आपने कई बार पॉलिटी में जो मैंने मेंस में आप लोगों को पढ़ाया होगा, जो लोग भी प्लस में मेरे साथ रहे होंगे, तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में मैंने डिटेल बताया होगा आपको, निश्चित तौर पर बताया भी है कि जहां पर मैं अगर केंद्र में सरकार अलग होती है, राज्य में सरकार अलग होती है, तो आप देखेंगे स्मूथ रिलेशन नहीं होता। उसके लिए कई फैक्टर्स मैंने वहां पर गिनवा के आपको बताए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे यहां आप देखेंगे भिन्न सरकार है केंद्र में और राज्यों में अलग सरकार है, तो नतीजा है कि वहां पर कंफ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं केंद्र और राज्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, वो होता है राज्यपाल का पद, जिसके ऊपर सरकारिया कमीशन ने अपने ढेर सारी रिकमेंडेशन दे रखी है। तो इस विवाद के घेरे में देखेंगे क्या कि राज्यपाल भी शामिल हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी सामने आ जाएगा, तमाम चीजें सामने आएंगी। अब इनका कार्यकाल समाप्त होने को है और इलेक्शन कमीशन इस बात के लिए बिल्कुल फिक्स बैठा हुआ है कि भाई अब चुनाव हो नहीं सकता क्योंकि कोरोना है, कोविड-19 है, ठीक है। तो अब जब कोरोना है, कोविड-19 है, चुनाव नहीं हो सकता, तो क्या इनकी सरकार चली जाएगी?
क्या इनकी सरकार चली जाएगी? तो भाई कुछ ना कुछ उपाय तो होंगे। उपाय है। आपके पास अधिकार है। किसके पास अधिकार है? आप जो कि गवर्नर हैं, और गवर्नर को कई बार यह माना जाता है कि वो सेंटर का एजेंट होता है। गवर्नर के पास यह अधिकार है कि वो विधान परिषद में कुछ सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को नामित कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, नॉमिनेशन का एक सिस्टम है, ये आपको पता है, गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं। सो महाराष्ट्र इज ऑल्सो अ बाइकैमरल स्टेट, ये आपको मालूम है, द्विसदनीय व्यवस्था है। यहां पे गवर्नर मना कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई उनके वो इस बात पे तैयार ही नहीं है कि किसी प्रकार का नॉमिनेशन किया जाए, जबकि विधान परिषद में 2 सीटें वहां खाली भी पड़ी हुई हैं, चुनाव नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके ऊपर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुबान खोल ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया उसके ऊपर में, जो माननीय हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने उसके ऊपर में बातें कुछ कही है। क्या कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले संभावना बता दें, संभावना क्या हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है, संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि एक व्यक्ति अगर चुनाव हारा हुआ है, अगर वो लेजिस्लेटर नहीं है, तो 6 महीने तक मंत्री पद पर रहेगा। लेकिन क्या यह संभव है कि दोबारा वो त्यागपत्र देने के बाद फिर से अगले 6 महीने के लिए अगर जो नेता है, जो रूलिंग पार्टी है कि जो मेंबर्स हैं, वो उनको फिर से अपना नेता मान लें और उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दें? तो क्या यह संभव है? संविधान में इस बारे में खामोशी है, कुछ भी नहीं कहा गया है। संविधान ने कुछ भी नहीं कहा है कि एक व्यक्ति जो 6 महीने तक मंत्री पद पर रह गया है वो दोबारा नहीं बन सकता है। लेकिन एक मसला पंजाब में आया, तेज सिंह का मसला था, अभी हम लोग बात करेंगे। उसमें जजमेंट आया, काफी लेट जजमेंट आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक व्यक्ति जो एक बार बिना लेजिस्लेटर हुए अगर वो मंत्री बन जाता है, मंत्री पद पर अगर रहता है, तो दोबारा अगर वो फिर से उस पद पे आता है तो डेमोक्रेसी का ये क्या है, मजाक है। तो इसलिए दोबारा जो है वो रीगेन नहीं कर सकता ऑफिस को। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बाधा लगा दी। इसका मतलब क्या है कि उद्धव ठाकरे जी 6 महीने के बाद भी उस दौरान अगर ये चाहते कि त्यागपत्र देने के बाद फिर से उनको अगले 6 महीने के लिए नामित कर दिया जाए, तो इसकी संभावना पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं, नकार दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो सुप्रीम कोर्ट बीच में निश्चित तौर पर इंटरवीन करता। तो आपने देखा क्या कि गवर्नर ने अपनी संभावनाएं निकाल दी। ठीक है, वो कुछ कह ही नहीं रहा है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाने को तैयार नहीं है, और यह भी संभावना खत्म हो चुकी थी कि क्या दोबारा ये मुख्यमंत्री पद पे आ सकते हैं 6 महीने के बाद वापस 6 महीने के लिए बिना चुनाव जीते हुए। तो ये संभावना भी खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब क्या था, एक गहरा संकट आपको दिखाई दे रहा था, एक पॉलिटिकल क्राइसिस दिखाई दे रहा था महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। हालांकि फिर बाद में जाकर के देखते क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवाया और 8 इनके जो सदस्य थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए, और फिर इनके जो ऑफिस को उनको कंटिन्यू करवाया गया। तो उस समय ये जो मसला था उसमें कई संवैधानिक प्रश्न सामने आके खड़े हो जाते हैं, कई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं, जिन्हें हमें अपने एग्जामिनेशन के मद्देनजर समझना होगा, जानना होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या सारी चीजें हैं इसके अंदर। इज इट क्लियर सर? ठीक है, आ जाइए सर। सो देखिए क्या है, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे जी was sworn in as chief minister on 28 November last year and was required to become a member of either house of the legislature before May 27, 2020. ठीक है, as he took the oath of his office on November 28, 2019 without being a member of either the state legislature or council. ये मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 164 क्या कहता है, इस बारे में क्या बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 164 ये कहता है, अलाउ करता है कि कोई भी जो व्यक्ति जो लेजिस्लेटर नहीं है, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो भी क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई अ पोस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है, इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 64 इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी सदस्य बिना चुनाव जीते हुए, बिना बीइंग लेजिस्लेटर, he can be a minister for the 6 months, ठीक है ना, वो 6 महीने के लिए मंत्री हो सकता है, इंक्लूडिंग फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। यही बातें कही गई हैं 171 में। वो किसके लिए कहा गया है, तो ये देखिए क्या कहा गया है, अनुच्छेद 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नर कैन नॉमिनेट eminent persons from the field of literature, science, art, cooperative movement and social service. So इनके पास 1/6 मेंबर आप जानते हैं कि नॉमिनेट करने का राइट है गवर्नर को। गवर्नर कैन नॉमिनेट 1/6 ऑफ मेंबर्स फ्रॉम दीज फील्ड्स, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है, इफ गवर्नर नॉमिनेट समबडी टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिज और हर डिसीजन कैनॉट बी चैलेंज्ड। और अगर गवर्नर ने किसी को नॉमिनेट कर दिया तो उसके डिसीजन को कैनॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट as of the president right now। और अभी तक की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें यह कहा गया है कि गवर्नर अगर कभी इन 5 फील्ड से
जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव है मूवमेंट है, इसे किसी सदस्य को विधान परिषद में नामित करता है तो उनके अभी तक जो वर्तमान व्यवस्था बनी हुई है, हालांकि इसके ऊपर संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है, ना कोई कानून, सांविधिक कानून है, कोई स्टैट्यूटरी लॉ है जहां बताया गया हो कि उनके अथॉरिटी को चैलेंज किया सकता है। सो इट इज अनचैलेंज्ड, ये कैनॉट बी चैलेंज्ड, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है इन द कोर्ट कि हाँ भाई आपने इसको क्यों नॉमिनेट कर दिया। सो दिस इज आर्टिकल 171। सो आप ये समझ पा रहे हैं आर्टिकल 164 वाई, 171 वाई, ठीक है। सो देयर इज अ बिग वाई, ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं यार। चलिए आ जाइए, अब भाई हम लोग बात करेंगे आरपीए 151 सेक्शन 151 ऑफ आरपीए, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, सारे लोग अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे? क्या चाहते हैं कि मैं इसको यही कह दूं कि हाँ ये हो गया? क्या चाहते हैं आप? कितना कुछ चाहते हैं मुझसे? मुझे निचोड़ लेंगे आप लोग? बताइए। इतने इत्मीनान से, इतने दिमाग से, इतने दिल से पढ़, दिमाग से नहीं दिल से पढ़ा रहा हूं यार। यहां से बात निकल रही है, यहां से डायरेक्टली यहां से बात आप तक जा रही है, और फिर भी देयर इज अ बिग फिर भी। जरा मुझे बताएं आप, ये क्या हो रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? प्लीज प्लीज एवरीवन, चलिए मैं मानता हूं कि आप ही मेरे छात्र हैं। एक मैं अल्पसंख्यक शिक्षक हूं जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। यू पीपल आर द माइनॉरिटी। थैंक यू वेरी मच। कुछ हमारे संबंधों के भी देखिए, कुछ ऐसे हैं जहां 54 था वहां उन्होंने 50 भी कर दिया। 2-3 और घिसका लें, आनंद ही में आनंद है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच अमृत, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो ठीक है, आप लोग में से कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत मानता हूं, रियली दिल से मानता हूं आप लोगों को, इसलिए शुरू कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। ओके, कोई बात नहीं, चलिए आ जाएं सर, आ जाएं। ना कमेंट लिखते हैं, आज तो कम से कम 56 कमेंट तो होने चाहिए, ठीक है। वीडियो के बाद कम से कम गठबंधन खाना बाद में खा लीजिएगा, 2-4 शब्द अपने गुरुजी के लिए लिख दीजिएगा, पवन सर फेवरेट वाले के लिए लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 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 चलिए, हम समझ गए, बुझा गया है हमको, लौक रहा है हमको सब कुछ, सब हमको लौका गया है, सब हम बुझ गए हैं कि सब बुझा गया है, हमको बुझा गया है ये कि सब बुझ गए हैं, ठीक है। चलिए भाई, अरे हम थोड़ा सा हैं बिहार से तो समझिएगा, यानी भाषा पर ऐसा ही पकड़ रहता है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 151A ऑफ आरपीए। सेक्शन 151A ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, पुट्स टू अ बार ऑन द गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी power to nominate a person to the legislative council. It says election or nomination to vacant seat in the legislative council cannot be done if the remainder of the term of a member in relation to a vacancy is less than 1 year. So ये जो सबसे बड़ी बात है 151A of RPA, ये क्या करता है कि गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर टू नॉमिनेट एनी पर्सन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर में एक क्या रखता है, एक राइडर लगाता है, एक रोक लगाता है कि अगर किसी पद के ऊपर में वैकेंसी अगर क्रिएट है विधान परिषद के अंतर्गत और समयावधि 1 साल से कम बची हुई है तो उसके लिए नॉमिनेशन नहीं होगा। यह कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का 151A सेक्शन ए, ठीक है ना। और इसी वजह से जो रिक्तियां थी महाराष्ट्र में विधान परिषद के 2 सीटों को लेकर के, दैट वाज लेस देन ऑफ 1 ईयर्स, ठीक है। तो इसलिए भी आपको यह जानना और समझना यहां जरूरी था, ठीक है सर। अब आइए सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग
ओवर रिजाइन एंड रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा कर ले हम लोग। ये क्या कहता है? इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड, 2001 में डिक्लेयर करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या डिक्लेयर करता है सर? रिजाइन एंड रीअपॉइंट बिड as improper, undemocratic, invalid and unconstitutional। इतना लंबा चौड़ी बात बोल दिया भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो भैया 6 महीना सब पद पे रहने के बाद अगर वापस से तुम त्यागपत्र देने के बाद आ जाते हो 6 महीने के लिए, तो ये कंप्लीटली इम्प्रॉपर है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये इनवैलिड है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इतनी बातें समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आ रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। किस कंटेक्स्ट में था? तो मैंने आपको बताया कि पंजाब का मसला था। तेज प्रकाश जी कांग्रेस के जो है के मिनिस्टर थे। कांग्रेस वाज अपॉइंटेड अ मिनिस्टर इन 1995, 1995 में वाज रीअपॉइंटेड फिर से एट द एक्सपायरी ऑफ 6 months पीरियड इन 1996 विदाउट गेटिंग इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली। तो इस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने भैया कुछ बोल नहीं पाया था, क्योंकि जजमेंट आता है 2001 में। तो तेज जो आपके प्रकाश जी हैं वो 6 महीने के लिए फिर से कंटिन्यू कर गए। ठीक है, और ये कार्यकाल उनका कंटिन्यू रहा। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे जी के साथ आता तो 2001 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, तो ये इम्प्रॉपर माना जाता, अनडेमोक्रेटिक माना जाता, इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता। तो उद्धव ठाकरे जी को जब वो सीएम थे तो उनको ये फेस करना पड़ सकता था कुछ भी चैलेंजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इट बिफोर यू एंड आई होप कि अब आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आज का आखिरी टॉपिक ले लेते हैं मप्लाड को लेकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ठीक है ना, इतनी बातें सभी लोग हम लोग समझ पाए। सो आइए थोड़े यहां भी मप्लाड के बारे में भी बात कर लें। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनना चाहते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी बन चुके हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। रिसेंटली इन अप्रैल 2020 यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 30% कट इन सैलरीज एंड बोला गया था सैलरीज एंड 2 year सस्पेंशन ऑफ मप्लाड। ठीक है ना, 2 साल के लिए। क्यों भैया? क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 से काउंटर करने में उसको, कोविड-19 को उसका इतना ज्यादा उसका प्रकोप बढ़ रहा था कि भैया उसे निपटने के लिए हमें थोड़ा पैसा चाहिए था। तो हमने अपने कुछ कार्यक्रमों को रोका, कुछ स्कीम को रोका और उस फंड को हमने ट्रांसफर किया कहां? कंसोलिडेटेड फंड में, मतलब जो सैंक्शन हो चुका है उसको हमने वहां रखा, ताकि वो जो पैसा होगा, जो कॉर्पस होगा, दैट इन थाउजेंड्स करोड़, ठीक है ना, उसका उपयोग हम लोग करेंगे कोविड-19 को काउंटर करने में। इसमें 2 चीजें की गई। पहले के तो यह है कि जो एमपी लोग हैं उनका 30% वेतन कट कर लिया गया, इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने मुहर लगा दी। और दूसरा, जो मप्लाड है उसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो अब मप्लाड होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। व्हाट एक्जैक्टली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, स्कीम इज। सो आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, राइट सर्स। तो देखिए, ये जो अभी जो मप्लाड को सस्पेंड किया गया 2 साल के लिए, इससे क्या होगा कि 7,900 करोड़ रुपए विल कम और डिपॉजिट इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत के संचित निधि में ये जमा हो जाएगा, क्योंकि 2 साल के लिए ये जो है सो इसको सस्पेंड किया गया। क्योंकि जितने भी सांसद चाहे वो लोकसभा के, राज्यसभा के हैं, सबके पास 2 करोड़ रुपया का खर्च करने का प्रोविजन है सालाना। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं जितने भी हमारे पास सांसद हैं उन सबों का 2 साल के लिए इसको रोक दिया गया, तो हमारे पास जो बचत होगी मप्लाड से वो होगा 7,900 करोड़। ठीक है, सो दैट वुड बी अ बिग कॉर्पस टू काउंटर कोविड-19। ठीक है सर। अब ये मप्लाड के बारे में बात करें। मप्लाड को दिसंबर 1993 में लॉन्च किया गया था। इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1993 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये एक प्लान स्कीम है, ठीक है ना, किसके लिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, टू रेकमेंड, क्या करने के लिए? डेवलपमेंट वर्क को करने के लिए, ठीक है ना, ताकि कुछ ड्यूरेबल्स क्रिएट किया जा सके। कहां पर? कम्युनिटी एसेट्स डेवलप किया जा सके, बेसिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन लोकल नीड्स। यानी कि जिस क्षेत्र से, जिस निर्वाचन क्षेत्र से ये सांसद आते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आते हैं, वहां पर जो लोकली फेल्ट नीड है उन सभी को पूरा करने के लिए ये मप्लाड के पैसे का उपयोग किया जाता है, ताकि वहां पर ड्यूरेबल असेट्स को क्रिएट किया जा सके, वहां पर ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सके, जो कि वहां की जरूरतों में शामिल है, जैसे सड़कें हो गई, जैसे अन्य चीजें हो गई। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट करवाने का उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, मप्लाड ये पूरी तरीके से भारत सरकार का फंडेड प्रोग्राम है, फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें जो है मप्लाड फंड के अंदर जो इंटाइटलमेंट है
पर एमपी दैट इज 5 करोड़ रुपीस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। ये 5 करोड़ रुपया दिया जाता है एनुअली, ठीक है। अब आइए इसके की फीचर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो 5 करोड़ रुपए आपको मिलता है साहब, इसमें जो 5 करोड़ है इसके एलोकेशन के बारे में भी बात की गई है। अलोकेशन यानी कि कहां कहां ये पैसा खर्च होगा, इसमें कुछ गाइडलाइंस भी हैं जो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है कि इसमें से जो 15% जो अमाउंट होता है एनुअल बेसिस पे हम लोग बात करें इसमें, तो एमपीज आर बाउंड टू रिकमेंड एनुअल बेसिस वर्क्स कॉन्स्टिट्यूशन 50% फॉर किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। सो 15% इस कॉर्पस का फॉर एससी, और इसमें से आप देखेंगे जो 7.5% है दैट इज फॉर एसटी, दैट इज फॉर एसटी, दिस इज 7.5%, दिस इज फॉर एसटी। ये इसके लिए रेकमेंड करेंगे, यानी कि जो पैसा है, अब यहां देखेंगे एक शब्द है रिकमेंडेशन, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो खुद से इसको पैसे को खर्च नहीं करते, बल्कि इसके लिए खर्च को सिफारिश करते हैं। और ये जो पैसा है मप्लाट का वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आता है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जिला प्रशासन क्या करता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर में वो डेवलपमेंट का काम करेगा कि हाँ भाई क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें से कंपल्सरी 15% जाएगा एसटी के ये एससी शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र में विकास के लिए, और 7.5% जाएगा शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र में विकास के लिए। इस बात को प्लीज और प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको प्लीज और प्लीज अपने जहन में बिठा के रखिएगा। टू एनकरेज ट्रस्ट, अब आप जानते हैं कि कोई भी ट्राइबल एरिया है तो वहां कोई भी ट्राइबल एरिया में कोई भी ट्रस्ट या कोई भी सिविल सोसाइटी अगर काम करने के लिए आती है, वहां के बेटरमेंट के लिए आती है, तो एक सीलिंग रखा गया कि कम से कम उनको 75 लाख रुपया दिया जाएगा फॉर बिल्डिंग असेट्स बाय ट्रस्ट एंड सोसाइटी सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रिस्क्राइब इन द स्कीम गाइडलाइंस, ठीक है। तो जो भी ट्राइबल एरिया में कोई भी अगर सोसाइटी या ट्रस्ट काम करने के लिए आता है तो उसके लिए 75 लाख रुपीस का 75 लाख का एक कैप रखा गया है, ठीक है। चलिए, मप्लाट फोकस ऑन डेवलपमेंट वर्क नीडेड इन द रीजन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे क्या है नेशनल प्रोडक्ट, अच्छा इसमें एक चीज और है जो याद रखिएगा कि इसमें डेवलपमेंट वर्क वही किया जाएगा जिसमें प्रेफरेंस रहेगा किसका, जो कि सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल स्कीम। जैसे नेशनल प्रायोरिटीज में जैसे हो गया ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के, पब्लिक हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, सैनिटेशन को लेकर के, रोड्स को लेकर के, यानी इसके अंदर प्रेफरेंस दिया जाएगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को लागू करने के लिए, असेट डेवलपमेंट के लिए और ड्यूरेबल्स को बनाने के लिए, ठीक है ना। सो यहां प्रेफरेंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है सर एंड मैम्स। चलिए नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। ये होता कैसा है, ये एक ग्रांट इन एड के रूप में रिलीज किया जाता है। ग्रांट इन एड होता है किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के लिए, जिला जो आपके पास अधिकार या प्राधिकरण है उसके लिए। ये जो फंड रिलीज होता है, अगर मान लीजिए पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ तो ये लैप्स नहीं हो जाएगा, ये नॉन लैप्सेबल फंड है, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ फंड्स नॉट रिलीज्ड इन पर्टिकुलर ईयर इज कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर्स सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, ठीक है ना। सो ये नॉन लैप्सेबल होगा। एजुकेशन ऑफ द वर्क कैसे है, इसमें जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है सर वो केवल रिकमेंडरी रोल प्ले करेंगे, प्ले अ रिकमेंडरी रोल, ठीक है। जिला प्रशासन को केवल रिकमेंडेशन देंगे, क्या चॉइस ऑफ वर्क्स कि क्या होना चाहिए, टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज who implement these works by following the established procedures of the concerned state government, right sirs and ma'ams? So this is the execution process. Uska district authorities are empowered to examine the eligibility of work sanctions funds and select the implementation agency, prioritize works, supervise overall execution and monitor the scheme at ground level. So these are the things that you should keep in your mind, ठीक है। अब ये recommendation mechanism क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है सर्स एंड मैम्स। ये क्या है, देखिए लोकसभा का कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो क्या करेगा, अपने रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। कोई राज्यसभा का अगर है, राज्यसभा का कोई एमपी है तो एनीवेयर इन द स्टेट, जिस राज्य से वो आ रहा है उसमें कहीं भी वो क्या कर सकता है, वो रिकमेंड करेगा किस चीज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एनीवेयर इन द स्टेट, और ये केवल अपने रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में करेगा लोकसभा के मेंबर। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है लोकसभा का या राज्यसभा का, अब तो लोकसभा में कंसेप्ट ही खत्म हो गया, अब राज्यसभा की बात होगी केवल, तो वो किसी भी इंप्लीमेंटेशन एनीवेयर इन द कंट्री कहीं भी करेगा। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है और आपको ये याद भी रखना है
कि जो लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो अपने रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रेकमेंड करेगा डेवलपमेंट वर्क के लिए, जबकि राज्यसभा का जो एमपी है वो जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है, जिस स्टेट से उसका निर्वाचन किया गया है, उसमें कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में करेगा, और जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पूरे देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी विकास का कार्य करवा सकता है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको सर याद रखना होगा। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फैक्ट सर्स एंड मैम्स। सो फटाफट मुझे बताएं, सो चीजें दिल से बताइए, समझ में आ रही हैं? क्या है आप लोगों को, क्या करना चाहते हैं आप जीवन में? पढ़ना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं? ये देखिए, ये जो पढ़ाई है ये खुशी का नहीं, ये संघर्ष की पढ़ाई है। इसमें दिल दिमाग पे अगर आपने नियंत्रण पाया नहीं तो निश्चित तौर पे आपका कार्यक्रम, आपकी तैयारी पंचवर्षीय कार्यक्रम में चलने वाली है। पंचवर्षीय कार्यक्रम में तो थोड़ा मेरे जज्बातों को भी समझिए, मेरे मेहनत को भी समझिए, मेरे परिश्रम को भी समझिए, मेरा लगाव आपके प्रति समझिए कि आप एग्जामिनेशन में चाहते क्या हैं, आपको क्या चाहिए, ये मैं आपको समझ कर, तैयारी आपकी सोचता मैं हूं, डॉक्टर भी मैं हूं, पेशेंट भी मैं खुद ही हूं, खुद के ऊपर अपना इलाज कर रहा हूं आपको बताने के लिए। अब आप बताएं, फिर भी अगर आप ये नहीं करते तो दिल तो बाग बाग हो जा रहा है लेकिन कांटों से। द हार्ट इज गार्डन गार्डन बट बाय द स्पाइकल्स स्पाइकल्स। ठीक है, क्या बात कही मैंने? ठीक है, तो सभी लोग समझ पा रहे हैं ये नहीं? चलिए 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 चलिए, सो फटाफट मुझे बताइए, वर्षा दोनों चाहिए सर? ये क्या दोनों चाहिए वर्षा जी को? पढ़ाई चाहिए या आराम चाहिए? हाँ, थैंक यू सर। सो कैसा लगा? सो प्लीज वीडियो के नीचे जरूर कमेंट में होना चाहिए। कल मात्र 9, 70 लोगों में से 9, आज 60 का आंकड़ा पार, कम से कम यहां पर मैं तो 60 होना चाहिए, 58। ठीक है, ओके। तो चलिए, आप लोग मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं, मत समझिए। दिन तो आएगा मेरा भी जब आप मेरी बातों को याद रखेंगे। जिस दिन पेपर में ये सारी चीजें आई और आपको कहा, अरे पवन सर ने करवाया था, गलती हो गई, देख नहीं पाया यार, किसी ने फोन किया था यार, रात वाला शो देख लेते तो कम से कम 5 सवाल तो पक्का सही करवा देते सर। ठीक है, चलिए चलिए सर, कोई बात नहीं। विकास प्रताप, एवरीवन, सर्स एंड सर्स। ठीक है, हम बिहार से हैं, दरभंगा वासी हैं, समस्तीपुर में जन्म कर्म हुआ, पढ़ाई लिखाई पटना में हुआ, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हैं हम। चलिए सर, ओके सर। सो प्लीज डू कमेंट। और कल आपका 1 बजे से आर्ट एंड कल्चर का क्लास भी चलेगा, वीक डेज में चलेगा। इसे मैं फटाफट जो भी चीजें हो सकती हैं 1 वीक में मैं कवर करवा दूं आप लोगों का, ताकि वहां से भी कुछ प्रश्न आपको देखने को जरूर मिले। और इतनी बात बता दे रहा हूं कि जो साहब भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सर, 24 सितंबर को, अभी भी बता रहा हूं, पूरा बैच शुरू हो रहा है, ले सकते हैं आप, प्लस के लिए भी और आइकॉनिक के लिए भी। बताना मेरा धर्म है, समझना आपका धर्म है। ये प्लस के लिए फी स्ट्रक्चर है, ये आइकॉनिक के लिए है। यहाँ 1 साल के लिए जो है वो 44,000 की कीमत है, यहाँ 2 साल के लिए 64,000 की कीमत है। आइकॉनिक में यही आपका 1 साल का 64,000 का है, 2 साल का 99,000 का है। लेकिन दोनों जगह एक फायदा है कि बस पवन टिन का कोड याद करना है और लगा लेना है और 10% का डिस्काउंट पाना है। ये तो बहुत छोटी बात है कि केवल आपको डिस्काउंट मिल गया। जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि इस कोड के साथ पवन सर का आपको गाइडेंस मिल जाएगा। पवन सर का गाइडेंस क्या मिलेगा? पवन सर का गाइडेंस आपको मिलेगा, गाइडेंस। ठीक है ना, आपको मेंटोरशिप मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना में ना फंसे, अगर लगता है कि 5 साल 5 ईयर प्लान ना बनाए अपने प्रिपरेशन को, तो मेरी बात को आज याद रख लीजिए, थोड़े तकलीफ से याद रख लीजिए। पैसा निकलता है, किसी का भी तकलीफ होता है, लेकिन आपके सपने के सामने, आपके कैरियर के सामने कोई भी कीमत नहीं है बाबू। इस बात को प्लीज और प्लीज ध्यान में रखेंगे। यही आपका कोड है, यही आपके गुरुजी का कोड है, यही आपके बैतरनी को पार लगाने का कोड है। दैट इज कॉल्ड पवन टेन सर। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। 8:30 बजे कल मिलेंगे अनअकैडमी ऐप पे। केयर का प्रोग्राम सितंबर का महीने का 10:15 बजे फोकस के प्रोग्राम में, 1 बजे आर्ट एंड कल्चर, 4 बजे फंडामेंटल राइट्स, 4 बजे आपका मिशन आईएएस में, और रात के 9 बजे फिर से इसी कार्यक्रम में। फिर अगली रात फिर बीतेगी, फिर सेम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो तब तक के लिए सब खैर, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, एंजॉय योर डे।